देखो बेटा एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, तो देखो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस नहीं, क्या दिया हुआ है, इफ ए इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये दोनों लाइन दी हुई है, पैरेलल है, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक का नाम है PQ और नीचे वाली का क्या नाम है, RS, ठीक है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है जिसका नाम है AD, क्या नाम है, AD, और ये जहाँ कट हो रहा है इसका नाम है B और ये C, ठीक है। ये तो देखो इतना डायग्राम, इसने बोला दो लाइन है, पैरेलल नहीं है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। फिर बोल रहा है सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये वाले, इनके एंगल बाइसेक्टर, तो इनका एंगल बाइसेक्टर ये रहा और इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा, ये कह रहा है ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, इनके नाम है BE और CG, और हमको टू प्रूव इसमें क्या करने को बोला है, टू प्रूव में हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करके दिखाना है PQ पैरेलल RS। अब एक बार देखो क्वेश्चन वापस ध्यान से सुनो, दो लाइन दी हुई है, एक उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, लाइन है, पैरेलल नहीं है। फिर बोल रहा है जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उनके एंगल बाइसेक्टर, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है, ये नहीं बोला हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये ना, इनके एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल भी है, समझ गए बात को, ये वाला और ये वाला पैरेलल भी है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, और हमको प्रूफ करना है PQ पैरेलल RS, तो हम लिखते हैं सिंस BE पैरेलल CG, दिया हुआ है BE पैरेलल CG बुक में, और AD ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत इसमें, ये और ये पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, तो देखो ये वाला एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, और अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो दोनों का सम भी बराबर हो जाएगा, और अगर दोनों का सम बराबर होगा तो पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा, और अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर अगर हो गया तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, समझ गए। अब इसको लिखना कैसा, ये तो हो गया समझने का काम, समझने का देखो अभी भी तुमको पूछेंगे तुम फटाफट बता दोगे, सर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल बराबर हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर इधर वाला ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, इधर वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 2, 3 और 4 कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 पूरा इसके साथ नहीं बन रहा, तब होता कोरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हो मेरी बात को, ये 3 और 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते, हाँ ना तो बोलो बेटा, ये सुनो, यस सर, क्योंकि ये पूरा एंगल बनता ना इस लाइन के साथ तब होता, ये सिर्फ यहाँ तक बन रहा है इधर, तो सिर्फ 1 और 2 ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट हम इसमें ये काम में ले लेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, समझ गए। तो देखो इसको लिखोगे कैसा, ये लिख दिया BE पैरेलल CG एंड AD पैरेलल, तो इसमें आ जाएगा एंगल ABE इज इक्वल टू BCG, इसके पीछे कारण क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। अब ABE और BCG बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABE और ट्वाइस ऑफ एंगल BCG ये भी बराबर होगा, मैं इसको डबल से मल्टीपल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस ABE को अब लिखो एंगल ABE प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू BCG और प्लस एंगल BCG। अब देखो एक ABE की जगह पे अपन लिख सकते हैं EBQ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल EBQ प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू, यहाँ पे एक BCG को तो BCG रहने दो, एक BCG को चेंज करके क्या लिख दो
GCS और प्लस एंगल BCG, तो ये दोनों मिलाकर के पूरा क्या हो जाएगा ABQ। एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS, ये दोनों बराबर। तो फिर लिख दो देयरफॉर PQ पैरेलल RS। उसके पीछे कारण लिख दो, बिकॉज दीज एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये नोट कर लो इसको, या अगर तुमको अपनी लैंग्वेज में लिखना तो अपनी लैंग्वेज में लिखना। मतलब ऐसा ऐसा ही है, जैसे थोड़ा अलग है। कोई सा ही कर लो, बस समझ में आना चाहिए। एक प्रूफ वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हो गए कंप्लीट हैं। देखो 6 नंबर एग्जाम, 6 सेकंड किया नहीं क्या तुमने? चलो चलो मैं बता देता हूँ। तूने किया नहीं सेकंड? चलो देखो इजी है वैसे सेकंड। देखो सेकंड क्या है, AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF। ये 3 लाइनें दी हुई है हमको, AB CD और EF। ये पैरेलल है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। ठीक है, उल्टा बना दिया मैंने वैसे ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल इधर से कट हो रहा है ऐसा। तो एक एंगल यहाँ दिया हुआ है X, फिर एक एंगल दिया हुआ है Y और एक एंगल दिया हुआ है Z। Z है नीचे, बराबर। अब मुझे दिया हुआ है Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। तो इसका मतलब लेट y इज इक्वल टू कितना हो गया 3x और z इज इक्वल टू 7x। जब भी मैंने बताया था तुमको रेशियो में होता था अपन उसको ऐसा मान लेंगे। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना। अगर ये एंगल y है तो ये एंगल कितना होगा y होगा, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल y यहाँ आ जाएगा, कोई समस्या है? फिर आप लिखना y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे वो नाम लिख देना वैसे ADG इज इक्वल टू GDG जो भी आता है इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। अगर ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, इसमें वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू 3x, z की वैल्यू 7x इज इक्वल टू 180। तो 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 18। x 18 आ गया तो y कितना आ गया 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। z कितना आ गया 7 इंटू 18 कितना होता है 126। अब निकालना हमको x, यहाँ पे y कितना है 126। x और y क्या है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। तो x प्लस y का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y, या इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का 126। तो कितना बचेगा 4, 7 माइनस 2 5, 54। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डन। इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ने को बोला था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले 6 आपने 180 माइनस y करा है और आपने वैल्यू z की रख दी। y तो 54 ही है, यहाँ 54 है और यहाँ पे 126 है। ठीक है ना सर? हाँ? हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो कर सकते हैं ना, मतलब अगर z को हम लोग y के माप पर लेके आ गए, एक ही बात है ना, उससे z को यहाँ ले जाओ हाँ तो भी y प्लस z इज इक्वल टू 180 करना पड़ेगा। तो सेम ही फंडा है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको ऊपर ले जाओ चाहे नीचे लाओ, वो तो 180 तो करना ही पड़ेगा तुमको। वो चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो। ऐसे तो डायरेक्ट तो देख ये है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। तो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों बराबर होंगे। तो ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, समझे? x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो देखो z और x सेम आ रहा है ना। ठीक है,
देखो 6 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ो बेटा, क्या है? क्या दिया हुआ है? PQ एंड RS आर टू मिरर। तो ये ऊपर PQ मिरर है और नीचे क्या है? RS मिरर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे AB, ये कोई रे AB है, AB स्ट्राइक कर रही है, फिर वापस यहाँ स्ट्राइक कर रही है, फिर वापस यहाँ से निकल जाएगी, ये ऐसा है, ठीक है। हमसे वो क्या पूछ रहा है? तो दैट AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये हमको 2 2 करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कैसा है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाओ और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, है ना। तो जब दोनों 90 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई आपस में। और कभी भी याद रखो, पैरेलल का मतलब होता है जिनकी आपस में डिस्टेंस सेम हो। इस बोर्ड की ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है, ये दूसरी वाली भी 90 डिग्री है, तो ये और ये निश्चित पैरेलल हो, समझ गए। तो यहाँ पे भी ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दो BM और इसका नाम दे दो NC। ये दोनों परपेंडिकुलर हमने बनाए। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट MB परपेंडिकुलर टू PQ एंड NC परपेंडिकुलर टू RS। ये परपेंडिकुलर यहाँ बनाना है और ये परपेंडिकुलर यहाँ बनाना है। फिर हम लिख देंगे देयरफॉर BM पैरेलल टू NC। ये उसमें बताने की जरूरत नहीं है, और अगर ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों पैरेलल होंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे हैं। तो हम इसमें लिखेंगे एंगल 1 विल इज इक्वल टू एंगल 2। उसके पीछे कारण लिखेंगे BM पैरेलल टू NC एंड BC ट्रांसवर्सल। उतने में समझ में आ जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है। और इसका नाम और लिख सकते हो आप, कौन सा है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब 1 और 2 बराबर हो गया। अब इसके अंदर एक साइंस की थ्योरम और काम में आती है कि कभी भी जो रे परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है यहाँ पे, उसी से वो वापस निकलती है। मतलब ये अगर एंगल 3 है तो 3 और 1 बराबर होते हैं, है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड ये दोनों बराबर होते हैं, तो 1 और 3 बराबर हो गए, तो 2 और 4 तो ये पूरा बराबर पूरा एक हो जाएगा। मतलब 1 + 3, मतलब आप पहले यहाँ लिख दोगे एंड सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, उसके पीछे एक कारण लिख देना इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल, ये दोनों बराबर हो गए। तो 1 और 3 बराबर हो गया, हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये पूरे एंगल का फिर नाम लिख देना, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ABC, ठीक है। और वहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, एंगल BCD। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो गया, तो AB पैरेलल CD हो जाएगा। तो अपने नीचे लिख देंगे देयरफॉर AB विल पैरेलल टू CD। देखो अब एक बार वापस समझ लो क्या है। PQ और RS दो पैरेलल लाइन थी, फिर हमको सिर्फ दिया हुआ था कि AB एक रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है। मुझे प्रूफ करना था AB और CD पैरेलल है, यही प्रूफ करना था ना, ठीक है। तो इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन करना, आपको 2 परपेंडिकुलर डालने हैं, वो 2 परपेंडिकुलर डालोगे तो वो दोनों पैरेलल होंगे।
दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा, एक काम। फिर दूसरा इसके अंदर एक ऐसी थ्योरम लगती है कि कोई भी रे अगर मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है तो उसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों बराबर होते हैं, 1 और 2 भी बराबर हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 बराबर है, तो इसमें आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ये लिखा था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा था। फिर जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीपल कर दो, फिर इसको क्या लिखोगे 1 + 1 और इसको क्या लिखोगे 2 + 2, फिर एक 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 + 1 और एक 2 की जगह पे क्या आ जाएगा। फिर इनको मिला करके लिख दो एंगल ABC और इसको मिला करके लिख दो BCG, तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो, ये चाहो ना तो ये यहाँ 1 = 2 लिखा, फिर 1 = 3 लिखा, फिर 1 = 2 के बाद ये वापस ये लिख देना, तो इसे हो जाएगा, ये लिखो तो